नमस्कार, वेलकम टू एडुकनेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम इन्वेंटरी के बारे में जानने वाले हैं। इन्वेंटरी का मतलब है स्टॉक ऑफ आइटम्स केप्ट इन रिजर्व फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई भी ऐसे आइटम्स हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम हमारे स्टॉक में रखते हैं, तो इसे हम इन्वेंटरी कहेंगे। तो इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कहा जाता है, फिनिश गुड्स, स्पेयर पार्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ये सारे मिला के हम इसे इन्वेंटरी या टोटल इन्वेंटरी ट्रीट करते हैं। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल मतलब अगर हमें कोई फिनिश गुड्स बनानी है, तो फिनिश गुड्स बनाते वक्त उस फिनिश गुड्स में हम सबसे इम्पोर्टेंट जो मटेरियल यूज़ करेंगे या फिर उस फिनिश गुड्स में हम जो मटेरियल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे हम रॉ मटेरियल कहेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब समझो ये हमारा रॉ मटेरियल है और ये मटेरियल यहाँ इस स्टेज पे जाके हमें मशीन में इनपुट करना है। इस रॉ मटेरियल पे कोई भी प्रोसेस नहीं हुई है। मतलब अगर हम परसेंटेज के बारे में सोचें तो इस रॉ मटेरियल पे अभी 0% प्रोसेस हुई है। मतलब इन शॉर्ट इस पे कोई भी प्रोसेस नहीं हुई है। तो ये रॉ मटेरियल इस स्टेज में जाके हम मशीन में इनपुट करने वाले हैं और यही रॉ मटेरियल जब इस प्रोसेस में कंटिन्यूसली मूव करेगा तब जाके यहाँ जाके ये जो स्टेज है यहाँ जाके इस रॉ मटेरियल से हमारी जो एक्सपेक्टेड फिनिश गुड्स है वो तैयार हो जाएगी। अगर हम परसेंटेज के बारे में सोचें तो यहाँ जो प्रोसेस के परसेंटेज हैं वो 100% हो गए। मतलब रॉ मटेरियल पे कुछ भी प्रोसेस नहीं होती, पे 0% प्रोसेस होती है। फिनिश गुड पे पूरी तरह की सारी प्रोसेस हो जाती है और उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन हो जाती है और उसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। अगर समझो कोई भी मटेरियल इस पूरे स्टेज में कहीं भी होगा तो उसे हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस या फिर सेमी फिनिश गुड्स, जो फिनिश नहीं हुए हैं और जो रॉ मटेरियल भी नहीं है उसे हम सेमी फिनिश गुड्स कहेंगे। अब फिनिश गुड्स का मतलब क्या है? जिस रॉ मटेरियल पे पूरी प्रोसेस हो गई है और जो रॉ मटेरियल या जो गुड्स कस्टमर्स को बेचने के लिए या मार्केट में बेचने के लिए रेडी हैं उसे हम कहेंगे फिनिश गुड्स। स्पेयर पार्ट का मतलब क्या है? अगर हमारे बिजनेस में कोई इक्विपमेंट है, जैसे कि कोई मशीनरी होगी या फिर कोई कंप्यूटर होगा या फिर ऐसे कई मशीनरीज हैं, ऐसे कई सारे इक्विपमेंट हैं जिनमें स्पेयर पार्ट की ज़रूरत रहती है। तो ये स्पेयर पार्ट हम मार्केट से परचेस करके हमारे बिजनेस में लाके रखते हैं, ताकि जब कभी भी ये मशीन ख़राब हो या फिर जब कभी भी ये मशीन रिपेयर करनी पड़े तो ये स्पेयर पार्ट हम डायरेक्टली यूज़ करके वो मशीन कंटिन्यूसली चालू रख सकते हैं। तो ये जो स्पेयर पार्ट होते हैं इन्हें भी हम इन्वेंटरी कहते हैं, क्योंकि ये जनरल स्पेयर पार्ट है, स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद इन्वेंटरी कंट्रोल हमें क्यों करना चाहिए? जब हम इन्वेंटरी परचेस करते हैं तब हमारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है और ये पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अगर देर इन्वेस्ट होगा तो ये पैसा हमारा बिजनेस में अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं होगा और ये बिजनेस को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिला के नहीं देगा। और अगर हम इन्वेंटरी कंट्रोल करते हैं तो उसके कई सारी बेनिफिट होते हैं जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो इन्वेंटरी कंट्रोल में हम सबसे पहले करते हैं असेसिंग। असेसिंग द आइटम्स टू बी हेल्ड इन स्टॉक। हमें कौन से आइटम कितने देर के लिए स्टॉक में रखने हैं उसका हम असेसमेंट करते हैं। समझो अगर हमारे पास 4 प्रकार के आइटम्स हैं, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी, और इन चार प्रोडक्ट्स को मिला के, सॉरी, इन 4 रॉ मटेरियल को मिला के हमारा एक फिनिश गुड्स तैयार होता है। तब हमें इसका असेसमेंट करना होगा कि ये 4 मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्चुअल में कितने लगेंगे। जैसे मटेरियल ए जो है, ये मटेरियल ए हमें सिर्फ 1 kg लगता है। मतलब अगर हमें फिनिश गुड्स तैयार करना है तो मटेरियल ए का हमें सिर्फ 1 kg लगेगा। मटेरियल बी का हमें 200 ग्राम लगेगा
मटेरियल सी जो है वो 10 केजी लगेगा, 10 केजी, और मटेरियल डी जो है वो हमें 7 केजी लगेगा। अभी अगर हम सोचें तो मटेरियल सी जो है उसका स्टॉक, उसकी इन्वेंटरी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक यूनिट तैयार करने के लिए मटेरियल सी सबसे ज़्यादा लगता है। वैसे ही मटेरियल बी की जो इन्वेंटरी है वो हमारे पास कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि एक यूनिट तैयार करने के लिए हमारे पास मटेरियल बी सबसे कम लगता है। अगर समझो मटेरियल बी में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं और मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मार्केट में मटेरियल बी के प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं, तो ये हमें असेसमेंट करना होगा कि मटेरियल बी का स्टॉक हमारे पास इनफ है या नहीं है। अगर नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें परचेस करना पड़ेगा और फ्यूचर की हमें असेसमेंट करके हमें वो मटेरियल उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो ये सारे आइटम्स असेसमेंट में आते हैं। सेकेंड, डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ स्टॉक होल्डिंग आइटम इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। हमें जो बहुत सारे आइटम्स हैं वो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली कितनी ज़रूरत है और उनका हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, वो स्टॉक हमने कितनी देर होल्ड करके रखना चाहिए, वो भी हमें इन्वेंटरी कंट्रोल में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होती है। उसके बाद रेगुलेटिंग द इनपुट ऑफ स्टॉक इनटू स्टोर हाउसेस। हमारा जो गोडाउन है, इस गोडाउन में या स्टोर हाउस में जो मटेरियल बाहर से आ रहा है या जो मटेरियल हमारे वेंडर्स हमें सप्लाई कर रहे हैं, वो हमें रेगुलेट करते रहना चाहिए। कभी कभी हमारे पास अगर ज़्यादा मटेरियल आ जाए तो उसकी वजह से हमारी जो कैश है या हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएंगे, क्योंकि जब हम मटेरियल परचेस करेंगे तब एक तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे या फिर हमें पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट करना चाहिए कि कौन सा मटेरियल हमें ज़रूरत है और कौन से मटेरियल का स्टॉक हमारे पास है, उसके हिसाब से हमें इनपुट हमारे गोडाउन में लाना चाहिए। वैसे ही रेगुलेटिंग द इशू ऑफ स्टॉक फ्रॉम द स्टोर हाउस, मतलब अगर हमने अभी जो एग्जांपल देखा उसमें मटेरियल ए जिसका 1 केजी यूज़ होता था, मटेरियल बी का 200 ग्राम यूज़ होता था, मटेरियल सी 10 केजी यूज़ होता था और मटेरियल डी 2 केजी यूज़ होता था। तो इशू करते वक्त मटेरियल बी को हमें कम से कम यूज़ करना होगा, सॉरी मटेरियल बी को हमें कम से कम इशू करना होगा, तभी मटेरियल सी को हमें उसमें ज़्यादा इशू करना होगा। मटेरियल ए को हमें एक मॉडरेटली और मटेरियल डी को हमें मॉडरेटली इशू करना होगा। अब ये इशू करते वक्त अगर समझो फैक्ट्री में मटेरियल सी के ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल है, तो हमें मटेरियल सी का वो स्टॉक काउंट करके उसके हिसाब से हमारे फैक्ट्री से, सॉरी हमारे गोडाउन से फैक्ट्री में इशू करना होगा। इन्वेंटरी कंट्रोल की ज़रूरत क्या है? जब हम इन्वेंटरी कंट्रोल करते हैं तब हम मिनिमम इन्वेंटरी लेवल पे अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी मिनिमम इन्वेंटरी लेवल रहेगी तो हमारा कम पैसा इन्वेंटरी में इन्वेस्ट होगा और वही पैसा हम दूसरी जगह अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन्वेंटरी कंट्रोल की वजह से हमारी लिक्विडिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। मतलब अगर हम कम से कम पैसा इन्वेंटरी में खर्चा करते हैं, इन्वेंटरी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम जो बचा हुआ पैसा है वो अलग जगह यूज़ करके हमारी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे और इसलिए लिक्विडिटी हम पोजीशन हमारी अच्छी रहेगी। इन्वेंटरी कंट्रोल होने की वजह से हमारा जो कॉस्ट होता है वो कम आता है। जो ईओक्यू जैसे टेक्निक्स हैं वो यूज़ करके हम हमारी कॉस्ट कम कर सकते हैं। अगर हमारी कॉस्ट कम हुई तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट बढ़ने के बाद इजीली हम मार्केट में लीडर हो जाएंगे। इन्वेंटरी कंट्रोल की वजह से हम हमारे कस्टमर्स को टाइमली डिलीवरी दे सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे जो गुड्स होते हैं उनकी शॉर्टेज नहीं होती और शॉर्टेज न होने के कारण कस्टमर्स को वो गुड्स इजीली उन्हें जब चाहिए तब मिलते हैं और उसकी वजह से कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन होता है। उसके बाद हमें जो वेरियस कंसेप्ट हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में उन्हें देखने हैं। Cost of inventory include all prices paid to purchase of items, storing of item,
एन आइटम एंड मेंटेनिंग दैट आइटम अंटिल सेल। मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में जब वो इन्वेंटरी हम परचेस करते हैं वो परचेस की कॉस्ट आती है, और तब से वो कॉस्ट जब तक वो आइटम हम मार्केट में जाके सेल नहीं करते तब तक की जो सारी कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में काउंट की जाती है। जिसमें सबसे पहली कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व इन ऑर्डरिंग न्यू स्टॉक। अगर हमारे बिजनेस में हमें नया स्टॉक ऑर्डर करना है तो ये ऑर्डर करने के लिए हमें जो भी कॉस्ट आएगी उसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहेंगे। हम हमारे बिजनेस में वेंडर के पास या हमारे सप्लायर के पास ऑर्डर कब करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो स्टोर कीपर होता है वो असेस करता है हमारे गोडाउन में कौन सा स्टॉक कम है या डेंजर लेवल पे है। वो स्टॉक असेस करने के बाद वो एक परचेस रिक्वेजिशन तैयार करता है। ये आगे जाके परचेस डिपार्टमेंट में जाती है। परचेस डिपार्टमेंट इसे असेस करता है, एक परचेस ऑर्डर तैयार करता है। वो परचेस ऑर्डर आगे जाके वेंडर के पास जाती है, और वेंडर वो अगर वस्तु वेंडर के पास होगी तो वेंडर बिजनेस को स्टिपुलेटेड टाइम में वो वस्तु सप्लाई करता है। सप्लाई होने के बाद वो वस्तु डायरेक्टली गोडाउन में नहीं आती, तो उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, और वो क्वालिटी इंस्पेक्शन होने के बाद वो वस्तु गोडाउन में आती है। इसका मतलब जब हमारी एक वस्तु गोडाउन में आ रही है तब सबसे स्टार्टिंग कब हुआ, हमारे जो गोडाउन कीपर था उसने हमारे स्टॉक का असेसमेंट किया और कौन सा स्टॉक कम है वो उसने नोट डाउन किया। ये जो सारी प्रोसेस है उसके लिए बहुत सारा कॉस्ट आता है, और ये कॉस्ट होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। मटेरियल जो हम सप्लायर से ऑर्डर करते हैं के लिए जो पूरा कॉस्ट आएगा वो पूरा कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। इसमें प्रोसेसिंग ऑफ परचेस ऑर्डर, एक्सपेडिटिंग का मतलब है हमारे जो गुड्स है की क्वालिटी चेक करना, और वो गुड्स हमारे टाइम पे डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए हैं वो चेक करना। रिकॉर्ड मेंटेन रखना, रिसीविंग एन ऑर्डर टू वेयर हाउस, ऑर्डर को वेयर हाउस में रिसीव करना, ये सारा कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। उसके बाद स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर समझो हमारा गोडाउन कीपर या हमारा वेयर हाउस में जो वर्कर है उसका असेसमेंट गलत हुआ और हमारा बिजनेस में जो स्टॉक होना चाहिए वो स्टॉक ख़त्म हो गया। ये स्टॉक ख़त्म होने की वजह से बिजनेस को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। जैसे अगर समझो हमारे पास इन्वेंटरी का स्टॉक ख़त्म हो गया, तो इन्वेंटरी का स्टॉक ख़त्म होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन चालू नहीं रह सकती। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा तो हम मशीन कैसे चालू रखेंगे। इसीलिए जब हमारा मटेरियल कम हो जाता है जिसे हम स्टॉक आउट कहते हैं, वो स्टॉक आउट की वजह से हमारी मशीन बंद पड़ती है, मशीन हम चला नहीं सकते। हम वर्कर्स को सैलरी पे करते हैं क्योंकि वर्कर्स तो काम पे आए हुए होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं करते क्योंकि मटेरियल नहीं होता, और इसकी वजह से हमें डबल लॉस झेलना पड़ता है। जैसे कि लॉस्ट इन सेल, मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है कि अगर हमारी वस्तु की कॉस्ट बढ़ गई तो हम लॉस में जाएंगे, और उस लॉस की वजह से हमें ये कॉस्ट आएगी। हमारा मार्केट में सेल कम हो जाएगा, वैसे ही हमारे कस्टमर्स डिससेटिस्फाई हो जाएंगे क्योंकि उन्हें टाइमली हमारी वस्तु डिलीवर नहीं हुई है, और वैसे ही हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें डिसरप्शन आ जाएगा। तो ये सारे कॉस्ट होते हैं स्टॉक आउट के। उसके बाद हम देखते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट में परचेस ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग लार्जर बैचेस। एक्विजिशन कॉस्ट में जो हम रॉ मटेरियल एक्वायर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हम काउंट करते हैं। जैसे अगर समझो मैंने सिर्फ 1000 केजी गुड्स मंगाए हैं, तो 1000 केजी गुड्स मंगाने के लिए मुझे 23,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। वही अगर मैंने 10,000 केजी गुड्स मंगाए होते तो मुझे उसकी कॉस्ट 2,10,000 आती। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो 1000 वस्तुएं मैंने जब 1000 किलो जब वस्तुएं मैंने ऑर्डर की तो 1 किलो मुझे 23 रुपीज़ पे काउंट हुआ, या फिर 1 किलो ऑर्डर करने के लिए मुझे 23 रुपया खर्चा आया। वही
जब मैंने 10,000 ऑर्डर किए तब मुझे एक वस्तु ऑर्डर करने के लिए 21 रुपये खर्च आया। अगर ये हम देखें तो जब मैं अपना डिमांड बढ़ा रहा हूँ तब मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, क्योंकि जब मैं ज़्यादा ऑर्डर करता हूँ तब मुझे क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाती है और इसी की वजह से एक्विजिशन कॉस्ट भी कम हो जाती है। लेकिन हर बार हमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करना फ़ायदेमंद नहीं होता। कभी कभी हम एवरेज या लोअर लेवल पे भी जाके क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं, जो हमें ईओक्यू में सीखना है। आगे जाके हमें स्टार्टअप क्वालिटी कॉस्ट देखना है। स्टार्टअप क्वालिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विथ न्यूली स्टार्टअप प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब समझो, अगर मैं एक नए इंडस्ट्री में एंट्री कर रहा हूँ और उस नए इंडस्ट्री में एंट्री करने के वक्त मुझे उस इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर मैं नए इंडस्ट्री में एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे जो वर्कर्स होंगे वो पूरी तरह से ट्रेन नहीं होंगे और इसकी वजह से जब वो काम करना शुरू करेंगे तो उनके हाथ से मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी, डिफेक्टिव वर्क ज़्यादा होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा और ये सारा जो वेस्ट है या फिर ये सारा जो डिफेक्टिव वर्क है इसकी वजह से मुझे खर्चा आएगा। तो इसे हम स्टार्टअप क्वालिटी कॉस्ट कहेंगे, एसोसिएटेड विथ न्यूली स्टार्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो नया प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया है उसकी वजह से हमें ये स्टार्टअप कॉस्ट आ रही है। इसमें डिफेक्टिव प्रोडक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा होता है और इसकी वजह से हमें स्टार्टअप क्वालिटी कॉस्ट में डिफेक्टिव वर्क भी ज़्यादा मिलता है, जैसे कि वेस्टेज ड्यू टू वर्कर्स, मटेरियल, मशीन सेटिंग, स्क्रैप। ये सारा जो कॉस्ट है ये स्टार्टअप क्वालिटी कॉस्ट है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे दूं, जब मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो कई सारे अपलोड किए, वो वीडियो और अभी मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उन दोनों की क्वालिटी में आपको बहुत बड़ा फ़र्क दिखेगा। ये जो वीडियो थे ये स्टार्टअप क्वालिटी कॉस्ट की वजह से या स्टार्टअप की वजह से, मैंने नया ही स्टार्ट किया था, उसकी क्वालिटी थोड़ी लो थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ता गया वैसे उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती गई। अगर एक साल के बाद मैं यही कंटिन्यू कर रहा हूँ तो एक साल के बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो इससे भी और अच्छी तरह क्वालिटी का होगा। तो इसे हम स्टार्टअप क्वालिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है वैसे आप परफेक्ट होते जाते हैं। तो ये इस लेक्चर का एंड था। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।